लेकिन जब मैं बताता हूं कि जब ये बुक लिखी गई थी तब मैंने कहा कि 194 ईयर्स हो चुके थे द्वापर युग संधि काल के, लेकिन रियल द्वापर युग को शुरू होने में सिर्फ 6 साल का ही समय बचा हुआ था, ओनली 6 ईयर्स, क्योंकि 19th सेंचुरी के अंदर ये शुरू हुआ। लेकिन अगर हम शुरुआत की बात करें, अगर हम एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी की बात करें, तो जब 11,501 ईयर बीसी बिफोर द क्राइस्ट, 11,501 ईयर के पहले हमारा जो सूर्य था वो एरीज में था, यानी जो नाभि सेंटर के सबसे पास वाला स्थान था, उस स्थान पे हमारी पोजीशन थी 11,501 साल पहले। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कैलकुलेशन शुरू करें तो 11,000 हाँ 11,501। हेलो, ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? नहीं नहीं नहीं, सुनाई दे रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, गो अहेड। हाँ, सो 11,501 साल बीसी के पहले हमारी ये नई 24,000 ईयर्स की साइकिल शुरू हुई थी। ठीक है, तो अगर आप 12,000 ईयर्स का, जैसे मैंने आपको पिक्चर बताया था, अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला जो पिक्चर है, अगर आप इसको देखें तो 11,501 ईयर में हम लोग नियरेस्ट पॉइंट, एरीज का जो नियरेस्ट पॉइंट है वहां पर थे। 4,800 साल के बाद हम त्रेता युग में आए, फिर 3,600 के बाद फिर हम द्वापर युग में आए, और फिर 2,400 साल के बाद फिर हम कलयुग में आए। और ये जो कलयुग का जो अंत हुआ, तब तक हम 12,000 साल का टाइम फ्रेम खत्म कर चुके थे। यानी ये जो प्रीवियस स्लाइड में जो मैंने लिखा था कि जब हम उस पॉइंट पे पहुंचे थे, कलयुग का फर्स्ट फेज का जो कलयुग एंड हुआ, तब तक आफ्टर द डेथ 499 ईयर्स हो चुका था, जब पूरे विश्व में धम्मा यानी निर्वाणवाद का चल रहा था, यानी जिसको बौद्ध धर्म कहते हैं, वो शुरू हुआ था 499 5th सेंचुरी के आसपास। भारत में भी उसका काफी प्रभुत्व था 5th सेंचुरी से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में। ठीक है, सो ये वो वाला फेज है जहां पर हमने सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कली, ये फेज खत्म कर लिया। अब 500 साल से लेकर के नेक्स्ट 1200 साल, अगर आप कलयुग के एक 100 पहले का, 1,000 ईयर्स का मेन, और फिर अगर उस तरह से 1100 साल का करें तो करीब करीब 1599 में, मैं आपको बताता हूं कि जैसे मैंने कहा कि 12,000 साल का साइकिल हमने कंप्लीट किया, और जो नई साइकिल शुरू हुई थी उसमें हम नीचे से ऊपर शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग ये बोलते हैं जैसे कलयुग शुरू होगा फिर सतयुग शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि आप नीचे से जब ऊपर जाते हो, पर्वत पे जब जाते हो और पर्वत के पीक पे पहुंच जाते हो, तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट पर्वत का पीक रहेगा, वापस जमीन नहीं रहेगी। ठीक वैसे अगर आप पर्वत से नीचे आ रहे हो, अगर आप मान लो सतयुग को पर्वत का पीक मानते हो और आप नीचे ग्राउंड तक आ चुके हैं, तो कलयुग में अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो वापस आपका शुरुआत पीक से नहीं होगा, फिर आपको वापस पीक की तरफ जाना शुरू करना पड़ेगा, तो आपकी स्टार्टिंग ग्राउंड के ऊपर ही होगी। करेक्ट, सो कलयुग का एंडिंग और कलयुग का स्टार्टिंग ये दोनों इंटरकनेक्टेड थे, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को जो टाइम कैलकुलेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है वो इस वजह से आ रही है। ठीक है, तो अब मैं जो बात कर रहा था कि जो फर्स्ट फेज था जो 499 में खत्म हुआ, उसमें 100 साल नए कलयुग के आप सद्धि काल के ऐड कर लीजिए, और 1,000 साल कलयुग का ऐड कर लीजिए, तो आप पहुंचते हैं 1599 पे। ठीक है, यानी 16वीं शताब्दी में जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, तब तक ब्रिटिशर्स हमारे उसमें उतना ज्यादा नहीं थे, लेकिन तब तक बाबर आ चुका था, तब तक मुस्लिम इन्वेडर्स आ चुके थे। ठीक है, तो ये वो कालखंड है जब कलयुग अपने चरम पर था, और कलयुग अपने चरम पर होने की वजह से यहां पर हमारी सनातन संस्कृति या हमारे राजा उतने स्ट्रांग नहीं होते थे। फिर भी महाराणा प्रताप से लेकर शिवाजी से लेकर के बहुत सारे राजा थे जिन्होंने मुगलों और ब्रिटिशरों दोनों के सामने बहुत बड़ी फाइट की थी। लेकिन अब मैं उस फाइट हिस्टोरिकल पे नहीं जाऊंगा, मैं साइंटिफिक लेवल पे जाता हूं कि मैं क्यों कह रहा हूं कि कलयुग से हम द्वापर युग में आ चुके हैं। तो अगर आप देखेंगे तो 1690 मतलब 1599 पे हमारा कलयुग खत्म हुआ, फिर 100 साल उसके संधि काल के आए, यानी 1600 से लेकर 1699 में संधि काल ऑफ कलयुग आया, और 1699 यानी 17 से लेकर 1899 के बीच के वो जो 200 साल थे वो हमारे संधि काल थे द्वापर युग के। यानी ये जो 300 साल का फेज था, जैसे मैंने कहा 1600 से लेकर से 19 तक का, ये 300 साल का फेज युग परिवर्तन का था। और इसी वजह से मैंने कहा था शुरुआत में
कि जो हमारा 1900 सेंचुरी का जो फेज है, आई एम सॉरी, सो 1900 सेंचुरी में जब मैंने शुरुआत में कहा था कि हम लोग ऑलरेडी द्वापर युग में आ चुके हैं, सो अब मैं उसके कुछ प्रूफ देता हूं। जैसे मैंने कहा कि हम लोग इस पॉइंट पर हैं। अगर आप देखें तो 1600 में गिलबर्ट ने मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में डिस्कवरी की। 1609 में केल्पर ने डिस्कवर्ड द इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ एस्ट्रोनॉमी। गैलीलियो ने टेलीस्कोप प्रोड्यूस किया। 1621 में माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन हुई। 1670 के अंदर न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ का फाइंड आउट किया। यानी हम सिर्फ फिजिकल मैटर से थोड़ा मेटाफिजिकल लेवल की तरफ जाना शुरू कर चुके 16 से 1700 के बीच में। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं कि 17th सेंचुरी में क्या हुआ। कि 17 के अंदर हमने स्टीम इंजन की शुरुआत की। 1720 के अंदर उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी की खोज की, ग्रे ने। और उसके बाद हम साइंस के अंदर एडवांस होते गए। वर्ल्ड बिगेन टू रिकवर। फिर रेलवे, टेलीग्राफिक, स्टीम इंजन, इलेक्ट्रिक मशीन्स, इंस्ट्रूमेंट्स। आज भी हम जिसके ऊपर स्काइप के ऊपर मीटिंग कर रहे हैं, ये सब इसी द्वापर युग की इंपैक्ट की वजह से है कि आप वहां पर अपने घर में बैठे बैठे मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूं, और आप हमारे जो दर्शक, आपके जो भी दर्शक हैं, अपने घर में बैठे बैठे हम लोगों को देख पा रहे हैं। ये इसी मैग्नेटिक फोर्सेस का रिजल्ट है। आप उसको वाईफाई कह लो, आप उसे इंटरनेट कह लो, आप उसे सर्वर कह लो, बट फंडामेंटली उसी की बात है। और उसके बाद जो फाइन मेंटर है, जिसका प्रैक्टिकल यूज करते हैं, क्लियरली इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, और 1899 के अंदर जब एक संधि काल जब खत्म हुआ, जब मैंने कहा कि 19th सेंचुरी के अंदर दो विश्व युद्ध हुए थे, 1919 के अंदर और 1939 के अंदर, ये उसी युग परिवर्तन की नींव डालने के लिए हुए थे। यानी अब आप सिर्फ एक दूसरे की टेरिटरी में एंटर करके, एक दूसरे से कैसा युद्ध करके आप अपना प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकते हो। इसकी शुरुआत मतलब सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई थी। इसी वजह से G5, G7, G20, G21, ये सब जो है, ये नए युग की, नए समाज की ये परिकल्पना है, और ये आने वाले 2000 साल तक चलेगा। अब वो एक दूसरे का युद्ध करके टेरिटरी में कंट्रोल करना, ये सब नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो इस प्रकार से आज हम लोग अगर देखते हैं कि 19th सेंचुरी में जब हम ऑलरेडी द्वापर युग में आ चुके थे, हमने प्लेन को उड़ते हुए देखा, हमने स्पेस पे जाना शुरू कर दिया, हमने सैटेलाइट्स लॉन्च किए, जहां से जो जो चीजें हो रही है पूरे विश्व में हो रही है वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। हम लोगों ने सैटेलाइट भेजे, हमने मार्स को पढ़ना शुरू किया, हमने मून के ऊपर सैटेलाइट भेजे, वायरलेस फोन्स की बात युग शुरू हुआ, ग्लोबल कम्युनिकेशन इंटरनेट के थ्रू या वीडियो कॉलिंग के थ्रू शुरू हुआ। पहले हम बोलते थे एक ऋषि मुनि दूसरे ऋषि मुनि से बात करते थे, हम लोग नहीं मानते थे। आज हम लोग कर रहे हैं ना। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरा फ्रेंड यूएस में बैठा है, वीडियो कॉलिंग पे हम दोनों एक दूसरे को देख भी सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। उस जमाने में, उस त्रेता युग में कोई और कम्युनिकेशन सिस्टम रहा होगा, लेकिन वो बातचीत कर पाते थे। हम उसको नहीं समझ पाते थे क्योंकि हमारी नॉलेज उतनी डेवलप नहीं हुई थी। सो इस प्रकार हम जब सुनते हैं कि भाई देवता आकर के भगवान राम को उन्होंने रावण के सामने युद्ध करने के लिए सपोर्ट किया था, या फिर महाभारत के युद्ध में भी इस तरह सपोर्ट हुआ था, तो ये सारी कम्युनिकेशन सिस्टम थी क्योंकि उनके पास ये फाइनर लेवल पे किस तरह से कम्युनिकेशन किया जाता है उनको पता था। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अभी नई मिसाइल टेक्नोलॉजी है कि किसी उसको प्रोग्राम कर दो तो 2000 किलोमीटर दूर कोई जगह टारगेट है, या 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर कोई टारगेट है, तो यहां से मिसाइल्स आप छोड़ो, वहां जाकर एग्जैक्टली उसी जगह जाके वो टारगेट को हिट करती है। कैसे पॉसिबल है? आज से 500 साल पहले अगर किसी युद्ध के किसी सेनापति को बोलते थे तो वो बोलता था ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन आज पॉसिबल है। दैट इज इंपैक्ट ऑफ दिस द्वापर युग। सो ये जो द्वापर युग आ चुके हैं, जहां पर हम अभी राम मंदिर के ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन सुपरसोनिक प्लेन, सुपर कंप्यूटर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आज का सबसे बड़ा चल रहा है। आजकल हम ऑटोमेट मोड कार की बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग कोविड-19 हम लोगों को ये बताया गया कि आप सेल्फिश मोटिव से बाहर आ जाओ। आज बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि पहले कोविड के वक्त सिर्फ पैसा कमाने के पीछे सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते थे। अभी सब लोगों का माइंडसेट चेंज हो गया। 7:30 8 बज गए, 8:30 बज गए, अब दुकान बंद करो, घर जाओ, घर में फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो। क्या पता फिर हमारा अंत समय कब आ जाए। ये जो माइंडसेट चेंज की जो बाइट होती है, ये अलग अलग समय पे
टाइम टू टाइम भगवान भेजते रहते हैं ताकि इंसान को पता चले कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमारे पास हार्डली 40-50 साल है जीने के लिए, क्यों झगड़ा कर रहे हो? मैं तो 24,000 साल का पूरा साइकिल देखता हूँ। ठीक है, तो एक साथ लोगों की माइंडसेट चेंज करने के लिए इस प्रकार से भगवान कोई ना कोई चीजें भेजते रहते हैं। कभी सुनामी आती है, कभी अर्थक्वेक आते हैं, कभी पेंडेमिक्स आ जाते हैं, लेकिन ये सारी चीजें इंसान के कॉन्शियसनेस को जगाने के लिए